हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट हमारा हो चुका था आपका वास्को द गामा कंप्लीट हो चुका था हमारा, और कैब्रल का कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो आपके आधुनिक भारत के इतिहास के एक मेन करैक्टर रहे हैं। और ये कौन थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा? ये भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय, फर्स्ट गवर्नर तो नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नर अलग होता है। ये रहे थे आपके फर्स्ट वायसराय। क्या रहे थे? पहले वायसराय रहे थे, जिसको हम बोलते हैं विकेरी। क्या बोलते हैं? विक्रेरी। ठीक है, VICEROY, विकेरी। इसको हम बोलते हैं वायसराय। तो ये क्या थे? ये थे भारत के पहले वायसराय आपके पुर्तगाली, जिनका कार्यकाल आपका 1505 से 1509 तक का रहा। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य है भारत पर शासन करना नहीं, बल्कि जो हमारा हिंद महासागर था उसके समुद्री व्यापार पर पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित करना था। तो इस चीज़ को समझो आप। पहले हम इसके बारे में समझेंगे, नोट्स तो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो भाई, कहाँ से करवाऊँ? यहाँ से ही करवा देती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद आपके अल्बू कर भी आएंगे। आज हम बात किसकी करते हैं? आज हम बात करते हैं आपके मेन करैक्टर। कौन? आपके अल्मेडा जी, यानी कि फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की आज हम बात करेंगे, जो आपके फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय थे, जो भारत बनकर आए थे। कब से कब तक? 1505 से 1509 तक रहे। वैसे इनका 8 तक किया जाता है, लेकिन 1 साल का इन्होंने अपना टाइम पीरियड मांगा था। तो समझो कि पुर्तगालियों को क्या ज़रूरत पड़ी अल्मेडा को भेजने की। अल्मेडा भारत क्यों भेजा गया? पहला ही क्वेश्चन आता है, क्यों भेजा गया भाई अल्मेडा को? जब 1498 में आपका वास्को द गामा भारत पहुंचा, तो पुर्तगालियों ने देखा कि भारत का मसाला व्यापार अरब व्यापारियों और मिस्र वेसिम के हाथ में है। मिस्र और वेनिस जो आपका इटली का एक क्षेत्र था, एक राज्य था और व्यापार का मुख्य केंद्र था। वेनिस और जेनेवा 2 थे ये। तो पुर्तगालियों ने क्या देखा कि भारत के मसाले पर एक तो अरेबियंस, आपका इजिप्ट और आपका वेनिस, इनके हाथ में सब कुछ है, इनके हाथ में कमान है। तो जो पुर्तगाल के राजा थे उस टाइम, पुर्तगाल के राजा कौन थे? पुर्तगाल के राजा थे आपके मैनुअल प्रथम। कौन थे? मैनुअल प्रथम थे। मैनुअल प्रथम ने तय किया कि यदि व्यापार पर अधिकार चाहिए तो समुद्र पर शक्ति स्थापित करनी होगी। तो इसीलिए 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। वैसे अल्मेडा भारत में पहले ही आ गया था। ठीक है, 1502-3 में ये आ चुका था भारत में। फिर अल्मेडा ने क्या नीतियां अपनाई? अल्मेडा ने अपनाई आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने ये नीति अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी की। ब्लू वाटर पॉलिसी मीन्स आपकी नीले पानी की या नीले जल की नीति। ये किसने अपनाई? आपके अल्मेडा ने। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग क्या है? जो समुद्र पर शासन करेगा वही व्यापार पर शासन करेगा। इसका मीनिंग ही क्या है कि जो समुद्र पर शासन करेगा वो आपके किस पे शासन करेगा? वही व्यापार पर शासन करेगा। ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग क्या था? यही था, जो समुद्र पर शासन करेगा वही व्यापार पर शासन करेगा। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? अगर हम अल्मेडा के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य थे, एक तो पावरफुल आपकी नेवल खड़ा करना, यानी कि शक्तिशाली
नौसेना बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या था? अरब व्यापारियों को हराना। तीसरा क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जो समुद्री मार्ग है उन पर नियंत्रण करना। चौथा क्या था? समुद्र तट पर केवल आवश्यक किले बनाना और अधिक भूभाग पर कब्जा ना करना। यानी कि ज़्यादा धरती पे तो कब्जा करना नहीं, लेकिन समुद्र तट जो हैं आपके कोस्टल एरिया, वहाँ पर अपने किले जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या ट्रिक अपनाई थी कि समुद्र जीतो पहले, समुद्र जीतोगे तो व्यापार जीतोगे, व्यापार जीतोगे तो क्या करोगे? धन कमाओगे। यानी कि इसकी नीति क्या थी? इसकी नीति सिंपल थी। इसकी नीति क्या थी कि समुद्र जीतो, समुद्र जीतोगे तो व्यापार जीतोगे, व्यापार जीतो, व्यापार जीतोगे तो आपको क्या मिलेगा? मौका धन कमाने का, और धन कमाओ, ये इसकी नीति थी। तो भारत में अल्मेडा ने क्या किया? भारत में अल्मेडा ने जैसे आपका कोचीन हो गया 1503 में, यहाँ पे फैक्ट्री खोली। ठीक है, आपका जैसे कन्नूर हो गया, आपका अंजेदीव हो गया, अंजदीव हो गया, यहाँ इन जैसे स्थानों पर इसने क्या किया भाई? अपनी शक्ति को मजबूत किया। कहाँ कहाँ? कोचीन, कन्नूर, अंजद्वीप। ठीक है, अंजे द्वीप है जो आपका अंजे द्वीप, यहाँ पे इसने किया। नौसेना का विस्तार किया, अरब जहाज़ों पर हमले शुरू किए और भारतीय महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने का इसने प्रयास किया। फिर इसने क्या किया? फिर भाई इसने 1508 में चोल का युद्ध लड़ा। किसका युद्ध लड़ा? चोल का युद्ध। कब लड़ा चोल का युद्ध अल्मेडा ने? 1508 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चोल का युद्ध। इस चोल के युद्ध में आपके अल्मेडा वर्सेस कौन थे? यानी कि अल्मेडा वर्सेस किस किस का युद्ध था ये? आपके अरब का। मिस्र में उस टाइम कौन थे? ममलूक, ममलूकों का। और आपके गुजरात सल्तनत का, गुजरात के सुल्तान। ये तीनों इसके खिलाफ लड़ रहे थे। और एक और था कालीकट का जमोरिन, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमला करके आए थे 1502 में, जब वास्को द गामा और ये सारे एक साथ आए थे तो इन्होंने जमोरिन पे हमला किया था। तो इन तीनों चारों ने यहाँ पर इसके साथ युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम नाम देते हैं चोल का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है भाई? इस युद्ध में जो अल्मेडा का बेटा था, अल्मेडा का बेटा जिसका नाम क्या था? लोरेंसो डी अल्मेडा। क्या नाम था? लोरेंसो डी अल्मेडा। इसकी क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है भाई मृत्यु इस युद्ध में 1508 में। ठीक है, और जो ये घटना घटी, जो ये दुर्घटना घटी भाई, इसका बेटा मारा गया, तो इसने अल्मेडा के लिए ये घटना एक व्यक्तिगत आघात बन गई। उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की शपथ ली और इसने क्या कहा? भाई मेरे को 1 साल का और टाइम दे दो। 1508 में मुझे पता है मैं 3 साल के लिए वायसराय बन के आया था, लेकिन अब मुझे 1 साल और चाहिए, क्योंकि मेरे को बदला लेना अपने बेटे की मौत का। तो फिर क्या होता है? फिर आता है आपका 1509। 1509 में होता है आपके दीव का युद्ध।
क्या होता है, दीव का युद्ध होता है 1509 में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। ये युद्ध कब हुआ आपका, ये युद्ध हुआ आपका 3 फरवरी 1509 को हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था, 3 फरवरी 1509 को दीव के पास नौसैनिक युद्ध हुआ। और यहाँ पर अल्मेडा वर्सेस कौन कौन था, यहाँ पर थे आपके गुजरात सल्तनत, मिस्र के ममलूक का बड़ा बेड़ा था भाई, और क्या था यहाँ पे, कालीकट का जमोरिन था, वही सेम। जमोरिन के अलावा और कौन थे, जो आपके अन्य सहयोगी मुस्लिम समुद्री शक्तियाँ थी, जस्ट लाइक योर अरब, तुर्क एक्सेट्रा, ये थे। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि अल्मेडा जीता और ये लोग हारे। ये रिजल्ट रहा इसका। हिंद महासागर में अब क्या हो गया, अब हिंद महासागर में पुर्तगाल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्रभुत्व स्थापित हो गया तो यहाँ पर तो अरब व्यापारियों की शक्ति को बड़ा झटका लग गया। अब भारत यूरोप समुद्री व्यापार पर पुर्तगाल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर क्या चीज़ होती है, फिर अल्मेडा और अल्बुकर्क के बीच में विवाद हो जाता है भाई। 1509 में क्या होता है, आपके जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और जो आपके अल्बुकर्क हैं, जो आपके अल्बुकर्क हैं, इनके बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में वर्सेस ही लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में विवाद हो गया। 1509 में पुर्तगाल के राजा ने क्या किया, अल्बुकर्क को नया गवर्नर बना दिया। आप चाहे गवर्नर कह दो, वायसराय ही कह दो, वायसराय बनाया, नया वायसराय बना दिया। अल्बुकर्क कब बनाया, 1509 में बनाया, नियुक्त कर दिया। लेकिन जो ये अल्मेडा था, अल्मेडा अपना पद ही नहीं छोड़ना चाहता था। पहले उसने अपने बेटे की मौत का बदला लिया, दीव का युद्ध जीता, उसके बाद उसके पद पर, उसका पद किसको सौंप दिया गया, आपके अल्बुकर्क को। फिर क्या होता है, 1509 में ही अल्मेडा को वापस बुला लिया, कहाँ पर, वापस पुर्तगाल बुला लिया। अब इसको कब बुला लिया, 1509 में। फिर क्या होता है, 1510 में जो आपके दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण सिरा है, कौन सा, केप ऑफ गुड होप, इसके पास वहाँ के स्थानीय लोगों से इसका संघर्ष हो जाता है। और यहाँ पे यह क्या हो जाती है, यहाँ पे आपके अल्मेडा की मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, अल्मेडा की मौत हो जाती है। तो ये थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की स्टोरी। क्या थे, तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपके भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1505 से 1509 तक। इसकी नीति क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके मुख्य युद्ध कौन कौन से थे, चोल का 1508, दीव का 1509। इसके बेटे का नाम क्या था, लोरेंसो डी अल्मेडा। इसका उत्तराधिकारी कौन था, अम्फोसो डी अल्बुकर्क। दीव के युद्ध का परिणाम क्या निकला, हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व की स्थापना। तो अब इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं आपके अम्फोसो डी अल्बुकर्क, जिसने अल्मेडा की समुद्र नीति को आगे बढ़ाकर भारत में स्थायी पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। तो अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम सेकंड जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, कौन, अम्फोसो डी अल्बुकर्क। अब हम बात करते हैं अम्फोसो डी अल्बुकर्क की,
जिनका टाइम पीरियड क्या था 1509 से 1515 तक। अगर अल्मेडा ने पुर्तगालियों को समुद्र का राजा बनाया तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की क्या रखी, इसने नींव रखी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। ये कौन थे? ये थे आपके वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों के। ठीक है भाई, इनको क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे। देखो क्या चीज़ हुई थी, 1509 में जब दीव का युद्ध हुआ तो अल्मेडा का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसी साल 1509 में अल्बुकर्क भारत का वायसराय बन के आया। उसने देखा कि केवल समुद्री व्यापार से काम नहीं चलेगा भाई। यदि भारत में लंबे समय तक रहना है तो बंदरगाह और किलों को स्थायी बनाना पड़ेगा। तो देखो इसने क्या क्या किया। देखो पहले हम अल्मेडा देखते हैं, अल्मेडा के कार्य क्या थे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्बुकर्क के कार्य क्या थे। अल्मेडा ने क्या अपनाया? अल्मेडा ने अपनाया ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क ने क्या अपनाया? क्षेत्रीय नीति यानी कि टेरिस्ट्रियल पॉलिसी, टेरिटोरियल पॉलिसी यानी कि आपकी क्षेत्रीय नीति अपनाई। क्षेत्रीय नीति किसने अपनाई? क्षेत्रीय नीति अपनाई आपके अल्बुकर्क ने। इसने क्या किया? समुद्र पर नियंत्रण। जबकि आपके अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्बुकर्क ने समुद्र प्लस भूमि दोनों पर नियंत्रण किया। इसने क्या किया? व्यापार की सुरक्षा। बट आपके अल्बुकर्क ने क्या किया? साम्राज्य की स्थापना की। ये चीज हुई। अब हम देखते हैं कि अल्बुकर्क की नीतियां क्या थी। क्या देखते हैं हम? अल्बुकर्क की नीति क्या थी। देखो मैं जो आपको ये हैंड रिटन करवा रही हूँ, इसके बाद हम नोट्स भी करेंगे, उसमें कुछ और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। इसके क्या थे? इसके 3 मुख्य लक्ष्य थे। 3 मुख्य लक्ष्य कौन कौन से थे इसके? सबसे पहला लक्ष्य था महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा करना। और क्या था इसका? अरब व्यापारियों की शक्ति समाप्त करना। देखो महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा करना यानी कि जिससे व्यापार पूरी तरह पुर्तगाल के हाथ में आ जाए। फिर इसका क्या था दूसरा लक्ष्य कि अरब व्यापारियों की शक्ति समाप्त करना। समाप्त क्यों करना था? क्योंकि अरब व्यापारी सदियों से मसालों का व्यापार कर रहे थे, अल्बुकर्क उनको हटाना चाह रहा था। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है आपका? स्थानीय शासन। क्या है? स्थायी शासन। स्थायी शासन यानी कि अब ये क्या कर रहा था? परमानेंट डेरा भी डाल रहा था। अब केवल व्यापार नहीं बल्कि भारत के स्थायी पुर्तगाली राज्य चाह रहा था। तो इस चीज़ में 1510 में इसने क्या किया? 1510 में इसने गोवा जीता, गोवा पर विजय हासिल की। कब की? 1510 में की। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गोवा। गोवा
उस टाइम किसके अधीन था? गोवा उस टाइम आपके बीजापुर के आदिल शाही शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। बीजापुर के आदिल शाही शासक कौन थे? ये आदिल शाही शासक ये थे आपके यूसुफ आदिल शाह। 1510 में बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह, और इससे अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया। पहली बार अल्बुकर्क ने यहाँ पर गोवा पे हमला किया। कुछ समय बाद पुर्तगालियों को पीछे हटना पड़ा। फिर दोबारा क्या होता है? नवंबर 1510 में इसने दोबारा हमला किया। ठीक है, और इस बार इसने गोवा पर स्थायी कब्जा कर लिया। और फिर इसने गोवा को क्या किया? इसने यहाँ पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया, पुर्तगाली राजधानी बनाया। किसको बनाया? गोवा को 1510 में। अब देखो, अब जो आपका ये वेस्टर्न कोस्टल है, यहाँ पर आपका गोवा है, यहाँ पर इसका क्या बन गया? ये इसका सबसे बड़ा केंद्र बन गया, आपका गोवा बन गया। यहीं से इन लोगों ने 450 वर्ष तक शासन किया, 450 वर्ष तक। फिर क्या होता है 1511 में? 1511 में मलक्का पर विजय की। मलक्का पर विजय कब की? 1511 में। जो आज का मलक्का क्या है? आज का मलेशिया है आपका। उस टाइम पे मलक्का बोला जाता था। ये भी क्या था? ये भी आपके मसालों का सबसे बड़ा केंद्र था। और 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। तो अब जो आपका ये वाला एरिया था भारत का, ये वाला एरिया यहाँ पे आपके मलक्का पड़ता है। ये क्या है आपका? मलक्का। इस मलक्का पर अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इस एरिया पर पुर्तगाल का हाथ लग गया। तो यहाँ से क्या हुआ? इस एरिया पर जब इसका कब्जा हो गया तो चीन, इंडोनेशिया और भारत का समुद्री मार्ग नियंत्रित होने लगा। तो यहाँ से क्या हुआ? आपके चीन, इंडोनेशिया और भारत का समुद्री मार्ग नियंत्रित होने लगा, पुर्तगालियों के हाथों में आ गया। फिर इसने क्या किया? 1515 में यहाँ पर आपका क्या है? होर्मुज। ये वाला एरिया क्या था? होर्मुज। होर्मुज था यहाँ पे। अब होर्मुज जो आपका फारस की खाड़ी में था, फारस की खाड़ी का क्या था? सबसे बड़ा प्रवेश द्वार था। अब 1515 में होर्मुज पर अधिकार कर लिया। और जो ये आपका होर्मुज है, होर्मुज है, होर्मुज नहीं, होर्मुज, जो आपका ये होर्मुज है, ये क्या था? ये था आपके फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार। क्या था? होर्मुज फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार था। अब अल्बुकर्क ने यहाँ भी पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब पुर्तगाल के पास क्या थे? 3 मुख्य केंद्र थे पुर्तगाल के पास। कौन कौन से थे? एक तो था आपका ये और ये, यानी कि आपका होर्मुज, गोवा, मलक्का। ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र हो गए। इनके 3 महत्वपूर्ण केंद्र हो गए।
कौन कौन से हो गए 3 महत्वपूर्ण? एक तो आपका गोवा, एक आपका मलक्का, और तीसरा कौन सा हो गया आपका? होर्मुज। ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र हो गए। इसके इन्हीं चीज़ों के कारण पर यहाँ पे जो आपका ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर पर अब कंप्लीट पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या, इसने कौन सी नीति अपनाई? कार्टस सिस्टम अपनाया। इसके बाद इसने क्या अपनाया? आपका कार्टाज सिस्टम अपनाया। कार्टस सिस्टम क्या था? कार्ताज सिस्टम बोलते हैं हिंदी में, तो कार्टाज भी बोल देते हैं, कार्ताज प्रणाली। ये कार्टाज सिस्टम क्या था? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कार्टाज का मतलब क्या होता था? यानी कि कार्ताज का मतलब होता था समुद्री लाइसेंस। क्या होता था? समुद्री लाइसेंस। क्या होता था भाई? समुद्री लाइसेंस। अल्बुकर्क ने क्या आदेश दिया कि जो भी जहाज हिंद महासागर में व्यापार करेगा उसे पुर्तगाल से परमिट लेना होगा। अल्बुकर्क ने क्या आदेश दिया? अब यहाँ पे अल्बुकर्क ने आदेश दिया कि जो भी जहाज हिंद महासागर में व्यापार करेगा उसे पुर्तगाल से कार्टाज यानी कि परमिट लेना होगा। यानी कि पहले परमिशन लेगा, एक परमिट लेटर जारी होगा, उसके बाद ही करेगा। जिसके पास कार्टाज नहीं होगा उसका जहाज पकड़ लिया जाएगा, सामान लूट लिया जाएगा, और कई बार जहाज डुबो दिया जाता था। इस बार ऐसे ही इसी लेवल पे आके पुर्तगाल ने समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। फिर इसने एक नीति अपनाई। कौन सी? विवाह की नीति। इसने क्या नीति अपनाई? विवाह नीति अपनाई इसने। अल्बुकर्क चाहता था कि पुर्तगाली भारत में स्थायी रूप से बसे, तो इसने क्या कहा? पुर्तगाली सैनिकों से इसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों प्रोत्साहित किया? क्या रीज़न था? क्योंकि विवाह करने वालों को भूमि और सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। और ये जो नीति अपनाई, यहीं से एक नया लूसो इंडियन समुदाय विकसित हुआ। ढंग से लिख देती हूँ मैं लूसो। क्या विकसित हुआ? कौन सा समुदाय आया? कौन सी कम्युनिटी बनी? लूसो इंडियन। देखो उस टाइम क्या था, सती प्रथा भारत में प्रचलित थी, और विवाहों, जो हमारी विधवा होती थी, विडोज होती थी, उनकी दशा काफ़ी दयनीय थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? आपके अल्बुकर्क ने उठाया कि भाई इनकी दशा दयनीय है, अगर हम इनसे शादी कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भूमि और सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से इसने विवाह नीति से एक नया समुदाय विकसित किया जिसको हम बोलते हैं लूसो इंडियन समुदाय। समझ में आया? फिर इसकी कौन सी नीति थी? धार्मिक नीति। फिर इसकी कौन सी नीति थी भाई? धार्मिक नीति अपनाई इसने जो ये धार्मिक नीति अपनाई, अब चर्चों का निर्माण करवाया। ये सब करवाऊंगी, कहाँ कहाँ चर्च दिए। दूसरा क्या किया? ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिया।
ठीक है। और हालांकि उसके समय के बाद शासकों जैसे कठोर धार्मिक नीति नहीं थी। फिर क्या होता है 1515 में इसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, हॉर्मुज से लौटते समय। ठीक है। मरने से पहले इसने क्या कहा था कि मैंने अपने राजा के लिए भारत जीता है। अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो गोवा पर अधिकार किया भाई, मलक्का पर विजय की, हॉर्मुज पर नियंत्रण किया, कार्टाज प्रणाली लागू की, पुर्तगाली साम्राज्य की मजबूत नींव रखी और भारत में स्थायी पुर्तगाली शासन की शुरुआत की। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि भाई इसका कार्यकाल कितने से कितने टाइम तक था, 1509 से 1515 तक। पद क्या था, पुर्तगाली वायसराय था। सेकंड नंबर का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, 1510 में गोवा पर कब्जा करना। महत्वपूर्ण नीति कौन सी थी, क्षेत्रीय नीति। समुद्री व्यवस्था क्या थी, कार्टस प्रणाली थी। और इसकी विजय 1510 में गोवा, मलक्का 1511 में और हॉर्मुज था 1515 में। इसको क्या उपाधि दी जाती है, इसको उपाधि दी जाती है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। अल्मेडा, समुद्र पर शासन करो की नीति अपनाई। अल्बुकर्क ने समुद्र भी जीता और जमीन पर भी कब्जा किया। तो अल्मेडा एक्वा याद कर लो, अल्मेडा से एक्वा समुद्र, ए से अल्बुकर्क एरिया क्षेत्र भूमि। आपको इतना समझ में आ गया होगा दोनों का क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो चलो अब हम हमारे नोट्स करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से स्टार्ट करते हैं और अब हम देखते हैं, क्योंकि नोट्स पढ़ने भी जरूरी होते हैं भाई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल का एक महान नाविक और प्रशासक था। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला गवर्नर नहीं, पहला वायसराय माना जाता है। इसको करेक्ट कर लेना। और इसे 1505 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इसका कार्य भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करना और मसाला व्यापार की सुरक्षा करना था। सेकंड क्या है, इसको वायसराय क्यों बनाया गया। वास्को दा गामा पहली यात्रा 1498 के बाद पुर्तगाल ने समझा कि भारत में केवल व्यापार नहीं बल्कि सैन्य शक्ति की भी आवश्यकता है। अरब व्यापारियों का एक अधिकार तोड़ने और अपने व्यापार की रक्षा के लिए एक सक्षम अधिकारी को भारत भेजना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। देखो गवर्नर और वायसराय में क्या डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस देखो। गवर्नर होता है किसी एक प्रदेश या एक क्षेत्र का प्रमुख, जबकि वायसराय क्या होता है, एक उपनिवेश का प्रमुख। तो इसको क्या बनाया गया था, इनको बनाया गया था वायसराय। ये राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये राजा का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। गवर्नर का कार्य सीमित होता है और इनके कार्य कैसे होते हैं, व्यापक होते हैं। समझ में आ गया गवर्नर और वायसराय में डिफरेंस क्या है। आपके अल्मेडा ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत का मसाला व्यापार यानी कि काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची बहुत लाभदायक थे। इस व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए किसका नियंत्रण था, अरबियों का था, मिस्र के ममलुक शासकों का था और वेनिस इटली के व्यापारियों का था। जब 1498 में वास्को दा गामा भारत पहुंचा तो इसके बाद पुर्तगालियों ने सोचा यदि हमें भारत के मसालों का व्यापार अपने हाथ में लेना है तो सबसे पहले समुद्र पर अधिकार करना होगा। इसी सोच के आधार पर 1505 में भारत के पहले वायसराय जो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू मीन्स समुद्र यानी कि नीला पानी, वाटर मीन्स समुद्री शक्ति, अर्थात जिसका समुद्र पर नियंत्रण होगा वही व्यापार पर नियंत्रण करेगा। और इसी नीति को क्या बोला जाता है, आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। यही इस नीति का मूल सिद्धांत था। अल्मेडा ने क्या सोचा था, अल्मेडा मानता था कि पूरे भारत पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, केवल समुद्र और प्रमुख जो हमारे बंदरगाह हैं, जो कोस्टल एरिया हैं, जो हमारे पोर्ट्स हैं भारत के, उन पर नियंत्रण कर लो। क्यों, क्योंकि उस समय अधिकतर व्यापार मोस्टली आपका व्यापार समुद्री मार्ग से होता था और यही जहाज ही नहीं चला पाएंगे तो व्यापार अपने आप पुर्तगाल के नियंत्रण में आ जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, शक्तिशाली नौसेना बनाना। बड़े बड़े युद्धपोत तैयार किए गए भाई, समुद्र में लगातार गश्त शुरू हुई, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण किया, अरब व्यापारियों को हटाया, मसाला व्यापार पर पुर्तगाल का अधिकार स्थापित करना था, प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा करनी थी, जैसे आपका कोचीन था, कन्नूर था, अजय द्वीप था, आदि बंदरगाहों पर किले बनाए गए।
इनसे समुद्री मार्ग सुरक्षित किए गए और हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित किया। भारत, अरब और अफ्रीका के बीच समुद्री मार्गों पर पुर्तगाली शक्ति स्थापित ही करना था, यही नीति थी। इस नीति को लागू कैसे किया गया? शक्तिशाली नौसेना बनाई, समुद्री डाकू और विरोधी जहाज़ों पर हमले किए गए, अरब व्यापारिक जहाज़ों को रोका गया और महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर पुर्तगाली किले बनाए गए। समुद्र में पुर्तगाली युद्धपोत तैयार किए गए। फिर आपका क्या होता था? फिर आपका द्वीप का युद्ध हुआ 1509 में, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हुआ। इस नीति की सबसे बड़ी सफलता ही ये थी कि 3 फरवरी जब 1509 को आपके द्वीप के पास पुर्तगालियों का मुकाबला हुआ, जिसमें आपके गुजरात सल्तनत के, मिस्र के ममलूक, कालीकट के जैमोरिन, अरब के सहयोगी, इनसे हुआ। इसका रिजल्ट क्या निकला? पुर्तगाल जीत गया भाई। इसके बाद हिंद महासागर में पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति मजबूत हो गई। इसके लाभ क्या क्या हुए? समुद्र व्यापार पर किसका प्रभुत्व बढ़ गया? अब पुर्तगाल का। मसालों के व्यापार से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा अर्निंग की इन लोगों ने। अरब व्यापारियों की शक्ति को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व स्थापित किया। जो ये नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसमें कुछ सीमाएं भी थी इसकी। सिर्फ समुद्र पर ध्यान दिया गया, भारत के अंदरूनी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं था। स्थानीय राजाओं में स्थायी राजनीतिक संबंध कम थे। बाद में आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आए तो उन्होंने समझा कि सिर्फ समुद्र पर नियंत्रण प्राप्त नहीं है, क्षेत्रीय नीति इसी वजह से अपनाई थी और गोवा और जैसे क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया था। ठीक है, समझ में आ गया क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी? आ गया भाई अच्छे से? तो देखो, अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। इसकी नीति के अंतर्गत उसने तट के पास रहने की बजाय समुद्र में गहरे पानी में रहकर अपना व्यापार करना उचित समझा। समुद्र के रास्ते व्यापार की सुरक्षा और दुश्मनों, विशेषकर अरब व्यापारियों से रोकना था। उसका कहना था कि हमारा किला समुद्र है और हमारी दीवारें हमारा जहाज है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने शक्तिशाली नौसेना बनाई और समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर देखिए क्या होता है। अल्मेडा की प्रमुख उपलब्धियां, वही भाई समुद्र में पुर्तगाली नौसेना की स्थापना की, अरब व्यापारी जहाज़ों को रोककर व्यापार की सुरक्षा बढ़ाई, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया, चोल का युद्ध जो 1508 में हुआ था, दीव 1509 में युद्धों में विजय प्राप्त की, 1508 में तो हारा था, इसका बेटा मारा गया था। भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व की मजबूत नींव रखी। अरब व्यापारियों से संघर्ष हुआ भाई। अरब व्यापारी पहले से ही हिंद महासागर के व्यापार पर अपना एकाधिकार रखते थे। पुर्तगाली व्यापार शुरू होने से नाराज हो गए। उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध मिस्र के ममलूक के सुल्तान और गुजरात के शासक की सहायता मांगी। इससे पुर्तगालियों और अरबों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और फिर मिस्र और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी, 1508 में इनका युद्ध होता है, चोल का युद्ध, जिसमें आपके इजिप्ट के ममलूक सुल्तान, गुजरात के सुल्तान महमूद बेपड़ा, ठीक है, जो आपके थे ना यूसुफ आदिल शाही ने मिलकर, यूसुफ आदिल शाही तो गोवा में थे, यहाँ पे कौन थे आपके? महमूद बेपड़ा थे। इनके खिलाफ एक बेड़ा भेजा और संयुक्त बेड़े का नेतृत्व मिस्र के किसने किया? एडमिरल काउंसलियर ने किया। ठीक है, किसने किया नेतृत्व? मिस्र के एडमिरल कोसलियर ने इस बेड़े का नेतृत्व किया और उनका उद्देश्य पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकालना था। चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 में। ये युद्ध अरब, मिस्र, गुजरात की संयुक्त सेना और पुर्तगाली बेड़े के बीच में हुआ। स्थान क्या था आपका? चोल, जो आज का महाराष्ट्र है। यहाँ पे पुर्तगालियों की विजय हुई और इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र जो लोरेंको था वो मारा गया। यह पुर्तगालियों के लिए काफ़ी दुखद घटना थी। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, देखो ये था मैप, देखो ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन लोगों का था। ठीक है, जो आपका चोल था, दीव था, दमन था, ये सारी चीज़ आ गई। पुर्तगाली बेड़ा और अरब, मिस्र, गुजरात का ये संयुक्त बेड़ा, यहाँ पे इन दोनों की फाइट हुई थी, यहाँ पे फाइट हो रही थी इन दोनों की। ठीक है, और अब हम बात करते हैं किसकी, कि अल्मेडा की अन्य उपलब्धियां क्या थी भी। 1503 में कोची में कारखाना यानी कि फैक्ट्री स्थापित की। कालीकट के साथ शत्रुता की बजाय कोचीन है ये, कोचीन
से मित्रता की और पुर्तगाली साम्राज्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाया। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना की नींव रखी। सीमाएं कमियां क्या थी? यह तट के पास प्रभावी शासन स्थापित नहीं कर सका, स्थानीय जनता के साथ मित्रता स्थापित नहीं कर पाया, केवल समुद्र में शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहा, भारत में स्थायी साम्राज्य की नींव नहीं रख पाया और इसका ध्यान मुख्य सैनिक शक्ति पर अधिक था, व्यापार और प्रशासन पर कम था। देखो, पुर्तगाल भारत में व्यापार की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आए थे। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर नियुक्त हुआ था, यानी कि वायसराय नियुक्त हुआ था। कब हुआ था वायसराय नियुक्त? 1505 में हुआ था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक है, अरब से संघर्ष किया, चोल का युद्ध लड़ा 1508 में, जो जीता था, बट इसका बेटा भी मर गया था। दीव का वैसे ना जीता, बस ये लगा लो कि माइनर सी जीत थी, वैसे कोई खास जीत नहीं थी ये। ठीक है, 1509 में दीव का युद्ध हुआ, पुर्तगाली शक्ति की नींव मजबूत हुई। ठीक है, आपके टाइमलाइन क्या था भाई? 1503 में कोचीन में कारखाना खोला, 1505 में वायसराय बन के आया, 1508 में चोल का युद्ध हुआ, विजय हुआ, बट इसके बेटे की मृत्यु हुई। 1509 में दीव का युद्ध हुआ, बट जीता ये। 1509 में अल्मेडा शासन छोड़कर पुर्तगाल वापस चला गया और फिर इसका केप ऑफ गुड होप पे स्थानीय लोगों के साथ इसकी झड़प हुई और यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1509 में बना था भाई, ये 1509 में बना था, 1509 में। ठीक है, अल्बुकर्क क्या बनता है? भारत का नया वायसराय बन के आता है। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण तो थे, तो आप कर चुके हैं। और ये भाई इसके क्वेश्चंस जिसको लिख के देखना है, ये आपके PCS एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं? अब हम बात करते हैं आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। जो आपके ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क हैं, ये महाशय थे, ये भाई ये महाशय थे आपके अल्बुकर्क साहब, जिनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, जिनका टाइम पीरियड कितना था? 1509 से 1515 तक का इनका क्या था? टाइम पीरियड था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, यानी कि आपके रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। इसने न केवल भारत में पुर्तगालियों के शासन को मजबूत किया, बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्र और किले जीत कर एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। इसका पूरा नाम क्या था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था, पुर्तगाली था। जन्म कब हुआ था? 1453 में। नियुक्ति हुई थी इसकी वायसराय के रूप में 1509 से 1515 तक। ये काफ़ी साहसी, कुशल सेना नायक और कठोर शासक था। वायसराय बनने की पृष्ठभूमि क्या थी? 1509 में हमें सबको पता है, अल्मेडा को हटाकर अल्बुकर्क को भारत का वायसराय बनाया गया था। पुर्तगाल के जो राजा उस टाइम मैनुअल प्रथम ने इसे भारत के पुर्तगाली सत्ता को सुदृढ़ करने के आदेश दिए। अल्बुकर्क एक कुशल सैनिक और रणनीति और प्रशासक था। गोवा पर विजय कब की? 1510 में की। उस टाइम गोवा पर किसका अधिकार था? बीजापुर के आदिल शाही वंश के यूसुफ आदिल शाह का था। किसका था? यूसुफ आदिल शाह का था। गोवा का गवर्नर कौन था उस टाइम? तिमोजा, एक हिंदू सेना नायक था। तिमोजा अल्बुकर्क से मिलता है और उसने गोवा पर कब्जा करने में सहयोग का वचन दिया। और फिर जून 1510 में क्या होता है? अल्बुकर्क ने गोवा पर हमला किया और आक्रमण किया, पर हार गया। फिर उसने दोबारा गया, ये दोबारा नवंबर में गया तो इसने फिर हमला किया और 25 नवंबर 1510 को गोवा पर विजय हासिल की और गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, उनका शक्ति का केंद्र बनाया। और यह विजय पुर्तगालियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। अगर हम इसकी और विजय देखें तो दीव पर कब्जा किया 1509 में, उसके साथ मिल गया, अल्मेडा के साथ मिलके। मसूलीपट्टनम में इसने फैक्ट्री खोली। मसूलीपट्टनम को कब जीता? 1511 में जीता। मसूलीपट्टनम को कब जीता? 1511 में। मलक्का को कब जीता? 1511 में। ठीक है, हॉर्मुज को कब जीता? 1515 में। तो इन चीज़ को याद रखना। दीव 1509, चोल 1508, गोवा 1510, मसूलीपट्टनम 1511, मलक्का 1511, हॉर्मुज 1515। ठीक है,
अल्बुकर्क की नीतियाँ क्या थी? भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, धर्म प्रचार किया, मिशनरियों को प्रोत्साहित किया, किलों का निर्माण किया जैसे गोवा में बनाया, व्यापार को बढ़ावा दिया, नौसेना को सुदृढ़ किया और पुर्तगाली नौसेना को अपनी शक्ति बनाया। प्रशासन, गोवा को प्रशासनिक केंद्र बनाया, भूमि राजस्व व्यवस्था को लागू किया और न्याय व्यवस्था में सुधार किया। ठीक है। अल्बुकर्क की उपलब्धियां हम देखें तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी, गोवा, दमन द्वीप, आपके मलक्का, और आपका था जो क्या था, एक और था ना आपका मसूलीपट्टनम जो 1511 में था। ठीक है। हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे कब्जा किया, व्यापार को सुरक्षित और संगठित किया, पुर्तगाली शक्ति को एशिया में स्थापित किया। ये सब चीज़ थे। कमियां क्या थी? धार्मिक कट्टर था और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया इसने, कठोर और क्रूर स्वभाव का था, स्थानीय जनता पर अधिक कर लगाया इसने। इसकी मृत्यु कब हुई? हॉर्मुज से आते हुए इसकी मृत्यु 16 दिसंबर 1515 में हुई। इसकी कब्र आज भी कहाँ है? सी कैथेड्रल गोवा में है। कहाँ पर है? सी कैथेड्रल गोवा में आज भी इसकी कब्र है। ठीक है। तो अल्बुकर्क क्या हुआ? 1509 में वायसराय बना। गोवा विजय 1510 में। अन्य क्षेत्र द्वीप, मलक्का, हॉर्मुज, व्यापार मजबूत किया। टाइमलाइन क्या था भाई? 1509 में आया था, 1509 में द्वीप विजय, 1510 में गोवा विजय, 1511 में मलक्का विजय, 1511 में ही आपकी मसूलीपट्टनम विजय, 1515 में हॉर्मुज और 1515 में इसकी मृत्यु। ठीक है। ये देखो हॉर्मुज जल संधि यहाँ पर इसने 1515 में किया, दीव में किया, गोवा में किया, आपके मसूलीपट्टनम में किया और मलक्का पर किया कब्जा। ये था अल्बुकर्क का टाइमलाइन। ठीक है। ये देखो ऐसे युद्ध हुआ था इनका अरबियों के साथ, ऐसे ये लोग रहते थे। अब कार्टेज प्रणाली नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ भाई, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। गंदी लगी हो तो भी कर देना, अच्छी लगी हो तो भी कर देना। बाय, हैव ए नाइस डे।